नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगामी 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। इस सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अपने रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के विधानमंडल दल की बैठक भी हुई और सोमवार को ये बैठक का आयोजन किया गया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, तो सरकार की ओर से जवाब देने के लिए तैयारियां की जा रही है। सदन के अंदर जितने भी प्रश्न लगाए गए हैं उन प्रश्नों का मंत्री जवाब देंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सत्र बेहतर तरीके से चले और अच्छे विधेयक पारित हो, सभी समस्याओं का समाधान हो, यह सभी की जिम्मेदारी है। सड़क पर सरकार को घेरेगी, सदन में भी घेरेगी, तो आप लोगों की विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है, क्या तैयारी है? देखिए 29 तारीख से सत्र है और सत्र बेहतर ढंग से चले और उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, उत्तराखंड की जो चीजें हैं, उन्हें विपक्ष जहां भी उठाए वो उनकी सोच है। लेकिन मेरा विपक्ष से कहना है कि एक अच्छे विपक्ष की तरह उत्तराखंड के लिए अच्छे कानून बने, उत्तराखंड के लिए अच्छे विधेयक पारित हो, सत्र बेहतर ढंग से चले, ये दोनों की जिम्मेवारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं, खबर देहरादून से है, जहां पर अवैध नियुक्तियां, विधानसभा में बैकडोर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को बर्खास्त करने के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपनी बात कही है और अपनी पीठ थपथपा रही है। 23 सितंबर को स्पीकर रितु खंडूरी ने एक कमेटी की सिफारिश पर कार्रवाई की। साल 2016, 2020 और 2021 में भर्ती हुए 228 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया था कि कर्मचारियों के पक्ष में स्टे दिया जाए। अब इन कर्मचारियों को हटाने पर लगी रोक को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को खारिज कर दिया। मामले में सीएम और सरकार को नियुक्तियों के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष और सरकार दोनों पर निशाना साधा है। करण माहरा ने साफ तौर पर कहा कि गुरुवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने विधानसभा के 228 तर्थ कर्मचारियों की बर्खास्तगी के फैसले पर सिंगल बेंच द्वारा लगाई गई रोक को खारिज करने से बर्खास्त कर्मचारियों को झटका लगा है। कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो एफिडेविट दर्ज कराया गया है उनके वकील के द्वारा, उसमें साफ साफ मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किए गए निर्णयों पर क्वेश्चन उठाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सारे अपॉइंटमेंट गलत हैं और मुख्यमंत्री ने विचलन के द्वारा यह आदेश पारित करा है इसको करने का, जबकि सेक्रेटरीट ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने घोर आपत्तियां इसमें दर्ज की थी। साथियों, मेरे पास इस वक्त काफी सारे कागज हैं, दस्तावेज हैं और ये कागज शायद आपकी नींद उड़ा दें। ये कागज हैं विधानसभा बैकडोर नियुक्तियों में किसकी चली, किसने भ्रष्टाचार किया, युवाओं के साथ धोखा किया तो किसने किया। एक विचलन का कागज मेरे हाथ में है साथियों, जिसमें ये पता चला है कि मुख्यमंत्री ने विचलन के माध्यम से इन नियुक्तियों को किया। 228 नियुक्तियां जो कभी सिंगल बेंच में जा रही हैं, कभी डबल बेंच में जा रही हैं, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इन्वॉल्वमेंट सामने दिखाई पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भ्रष्टाचार पर चोट करने के नाम पर रितु खंडूरी एक बार सिंगल बेंच में चली गई नियुक्तियां निरस्त करने के बाद, एक बार डबल बेंच में चली गई।
वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पहुंची, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर जन समस्याओं का भी सुना और साथ ही मौके पर निस्तारण भी किया। कैंप में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए, जिसमें वोटर आईडी कार्ड, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग जैसे अनेकों कैंपों का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता की हर छोटी बड़ी समस्या को प्राथमिकता से दर्ज कराया जा रहा है और भविष्य में शिविरों का आयोजन इसी तरह कराया जाएगा। यहाँ पर कोटद्वार में आज बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है। मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि लोगों को छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं समाज कल्याण विभाग से रहती हैं या जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें सर्टिफिकेट विकलांगता का नहीं मिलने से रहती है, तो इस कारण से ये बहुउद्देशीय शिविर लगा है। वैसे यहाँ पर हर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो समस्या रहती है वो समाज कल्याण से रहती है, पेंशन नहीं बनने के कारण रहती है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आने वाले दिनों में पार्टी के समर्पित और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन विस्तार में कमेटियों को छोटा किया जाएगा और जिनको जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो जाहिर है कि उनमें कुछ नाराजगी भी होगी। पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी देकर उन्हें पदाधिकारी बनाया जाएगा। निश्चित ही इसी वजह से 2017 में हमारे कार्यकर्ता निराश हुए, चुनाव हारे। 2022 में भी इन्हीं लोगों की वजह से हम चुनाव हारे। नेताओं में कोई झगड़ा नहीं है, नेताओं में कोई असमंजस भी नहीं है। सारे नेता बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो बयानबाजी करके कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों को अधूरे पड़े विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि धन सिंह रावत ने विकास कार्यों के लिए दिए गए बजट को मार्च से पहले 100% खर्च करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारियों को गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करने को कहा। साथ ही इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक और नर्स को भी सम्मानित किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जिला स्तरीय अधिकारियों को हर ग्राम पंचायत स्तर पर जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित कर जनता की समस्याएं सुनने के निर्देश भी दिए। हल्द्वानी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए थे। उसी क्रम में आज ये बैठक की हम लोगों ने कि जो विकास के काम अधूरे पड़े हैं उन पे जल्दी गति आ जाए। जिलों में जो पैसा प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में भेजा गया है उसका 100% खर्चा जल्दी किया जाए। और आज हमने एक राष्ट्रपति पुरस्कार एक टीचर को मिला था हमारे यहाँ, उनको भी सम्मानित किया है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश सरकार पर साक्ष्यों के साथ साथ छेड़छाड़ करने और अपराधियों को बचाने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से घटना के बाद साक्ष्यों को मिटाने का काम किया गया उससे साफ तौर पर तय किया जा सकता है कि अपराधियों को बचाया जा रहा है। अभी तक उस वीआईपी का नाम भी सामने नहीं आ पाया है। कांग्रेस अध्यक्ष के
हमले पर बीजेपी ने एक बार फिर से सफाई दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कंथोला ने कहा कि पुलिस अपना काम लगातार कर रही है और जो भी दोषी होगा, जो भी अपराधी होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय से जो फैसला होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अंकिता भंडारी केस में सरकार और पुलिस की नाकामी कहूं या उनका षड्यंत्र कहूं, मैं तो षड्यंत्र का ही नाम दूंगा, क्योंकि अंकिता भंडारी केस में जिस तरीके से वीआईपी को बचाने के लिए सबूत मिटाए गए, जिस तरीके से जल्दीबाजी में डोजर चलाया गया, अंकिता का कमरा तोड़ा गया, अग्नि लगा दी गई, आग लगा दी गई, और एसटीएफ की जांच के दौरान भी 1 महीने के बाद उसमें दोबारा से आग लगा दी गई। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। वो उनका ज्यूरिडिक्शन है और ये सारी चीजें न्यायालय में चल रही है। आ जाने दीजिए न्यायालय से। अभी बीच में भी एक आदेश पारित हुआ है, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमारी सरकार किसी भी तरीके से जो इस गलत काम जो किए गए हैं या गलत काम हुए हैं उनको कहीं भी प्रश्रय नहीं देने वाली है। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्यवाहियां हुई हैं, जिन जिन चीजों पर दोषी पाए गए उन पर कार्यवाहियां हुई है। निश्चित रूप से विधान सभा के लिए सचिवालय का जो काम है, विधानसभा सचिवालय के काम में विधानसभा अध्यक्ष जी उसका जवाब है। वहीं उत्तराखंड में शीतकाल के दौरान 4 धाम यात्रा को लेकर अब नए सिरे से कवायद की जा रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरह से 4 धाम यात्रा चलती है, शीतकाल के दौरान यात्री जरूर आते हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए हम योजना भी बना रहे हैं। साथ ही बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि शीतकाल के दौरान बाबा केदारनाथ के गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण के लिए प्रथम चरण की डीपीआर तैयार कर ली गई है और दूसरे चरण की डीपीआर के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही जनवरी से वहां पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम भी पूरा हो गया है। वहां पर पार्किंग के लिए जो समस्या है उसका हल निकाला जा रहा है। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन भी है कि शीतकालीन यात्रा को लेकर, शीतकालीन पर्यटन को लेकर के, इस क्रम में मंदिर समिति भी अपने स्तर से निरंतर प्रयासरत है और जो हमारे शीतकालीन जो धार्मिक स्थल हैं उनके विकास के लिए, उनके सौंदर्यीकरण के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और इस क्रम में मैं अवगत कराना चाहूंगा आपको कि जैसे केदारनाथ जी का जो शीतकालीन गद्दी स्थल है, ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर, वहाँ के उसके विकास और उस परिसर के एक्सटेंशन के लिए हमने एक बड़ा अभियान हाथ में लिया है। वहीं प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद सरकार के दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं और मरीजों के लिए यह अस्पताल रेफरल सेंटर बन चुका है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी के कारण जहां मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस छात्रों को नुकसान हो रहा है, वहीं उपचार के लिए आ रहे मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की माने तो उनके अनुसार फैकल्टी में डॉक्टरों की कमी है। किया हुआ है कि जो 9 लोग हैं जो सीनियर एजेंट और श्रीनगर के जो डॉक्टर हैं उनको जो है 9 लोगों को जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग के आदेश दे दिए गए हैं। तो एक तो 9 डॉक्टर जो हैं ये वहाँ से हमें मिल जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर जो है उन लोगों ने ज्वाइन करना है यहाँ पे। दूसरा, अभी जो है पूरे स्टेट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है रेगुलर भर्ती हुई है और जल्दी ही जो है वो लोग भी जो है ज्वाइन करेंगे। तो धीरे धीरे जो है जो फैकल्टी की थोड़ा बहुत जो कमी है वो कंप्लीट हो जाएगी।
वहीं प्रदेश में लगातार भूकंप के झटकों को लेकर अब अल्मोड़ा नगर पालिका सतर्क मोड पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा नगर भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। भूविज्ञानिकों के अनुसार ये क्षेत्र भूकंप के चौथे जोन में आता है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने बताया कि अल्मोड़ा नगर दरारों में बसा है, जिससे खतरा और अधिक बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो इसी कड़ी में प्रकाश जोशी ने नगर में पानी की निकासी के लिए मुख्यमंत्री से नगर में नालों के निर्माण की मांग रखी थी। मुख्यमंत्री ने शासन से 38 नालों की स्वीकृति प्रदान की है। भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार अल्मोड़ा फॉल्ट पर बसा हुआ है, दरारों पर बसा हुआ शहर है और भूकंपी जोन 4 के अंतर्गत आने के कारण ये कभी भी यहाँ पर बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए भूगर्भवेत्ताओं की राय के अनुसार हमने शासन को ये प्रस्ताव दिया था कि यहाँ के नालों का मास्टर प्लान बना करके उनकी व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। वहीं पिछले दिनों परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया था कि डीजल संचालित ऑटो और विक्रम जो 10 साल पुराने हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और इसके एवज में उनको सीएनजी विक्रम संचालित करने के लिए परमिट देने की बात भी कही गई थी, जिसको लेकर अब तमाम ऑटो विक्रम यूनियन लामबंद हो गई हैं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा अपनी मनमानी तरीके से यह आदेश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डडरियाल ने कहा कि सरकार द्वारा जिस प्रकार आदेश जारी किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर गाड़ी फिटनेस के लिए कहा गया कि सरकार द्वारा शहर राजधानी दून से लगभग 27 किलोमीटर दूर बनाया गया और पीपी मोड पर दिया गया है। हमारी मांग है कि इसको शहर के अंदर एक और सेंटर बनाया जाए। इसी के लिए उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी और साथ ही कहा कि 29 तारीख को उत्तराखंड के ऑटो विक्रम चक्का जाम कर विधानसभा का कूच करेंगे, साथ ही घेराव भी किया जाएगा। आरटीए देहरादून का एक फैसला आया है जिसमें यह कहा गया है कि मार्च 2023 में जितने भी विक्रम या ऑटो हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे और उनकी जगह जो है यूरो 6 या सीएनजी गाड़ियों को लाया जाएगा। हमारा उसमें कहने का है कि भाई एकदम से ये जो पहाड़ी प्रदेश है इसमें रोजी रोटी का जो है थोड़ा बहुत जरिया जो है ये जो कॉमर्शियल वाहन स्वामियों का कोई छोटा व्यापार कर रहा है, ये व्यापार छोटे व्यापार में ही शामिल है। हमारा ये कहने का है कि एक एनजीटी का अगर आपके द्वारा जो बताया जाए कि एनजीटी का आदेश है। वहीं राजधानी देहरादून में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। यातायात पुलिस ने शहर की लगभग 900 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की है, जिनमें से 600 वाहन भी सीज कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कार्रवाई में यातायात पुलिस ने अब तक 419 वाहनों के मॉडिफाइड साइलेंसर उतारकर यातायात कार्यालय में जमा किए हैं, जिन्हें आज देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर रोड रोलर से नष्ट कर दिया गया। इस दौरान एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले दुकानों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी पहले चरण में लगभग 14 वर्कशॉप पर कार्रवाई का नोटिस भेजा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस किसी भी हाल में यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं होने देगी। चुनाव योग हैं वो कर रहे हैं। इसमें काफ़ी लोगों ने शिकायतें भी की थी पुलिस को, तो फिर एसपी ट्रैफिक साहब ने और पूरे ट्रैफिक के पुलिस ने हम लोगों ने 900 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करी। इसमें से 600 वाहन सीज किए गए और इसमें से 419 वाहनों के जो मॉडिफाइड साइलेंसर थे उनका उतारा गया। उनके खिलाफ एमबी एक्ट के तहत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करी गई। वहीं हरिद्वार में लोगों को सस्ते मकान मुहैया कराने के लिए विकास प्राधिकरण की ओर से कवायद की जा रही है। शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए सिडकुल में बन रहे 528 सस्ते मकानों के लिए हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कर सकें, इसके लिए प्राधिकरण ने रजिस्ट्रेशन फीस भी 45,000 से घटाकर 5,000 कर दी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत EWS वर्ग के लिए बनाए जा रहे ये आवास अगले साल बनकर तैयार हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों का जो है 15 दिसंबर तक की डेट दी हुई है। 15 दिसंबर तक जो हमारे 528 EWS आवास आवंटित होने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन का जो हम लोगों का एक नंबर था बहुत ही कम था, तो हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है और जितने भी हमारा स्टाफ है सबको इसी में लगा दिया कि 10 दिन 12 दिन में बिल्कुल हम लोगों के जो 528 से 2 गुना 3 गुना जो है रजिस्ट्रेशन संख्या दर्ज हो जाए। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में एक शिक्षक के द्वारा गुरु शिक्षा की परंपरा को तार तार करने का मामला सामने आया है। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के भल्ला कॉलेज के एक शिक्षक सुनील कुमार ने छात्रों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किए जाने के संबंध में कॉलेज के प्रिंसिपल ने हरिद्वार कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की जांच नगर निगम आयुक्त के माध्यम से की गई, जिसके बाद आरोपी शिक्षक को निलंबित भी कर दिया गया। आपको बता दें कि साथ ही संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया और बता दें कि तभी से शिक्षक फरार चल रहा है। इसके बाद एसएसपी अजय सिंह ने शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का भी गठन किया। वहीं अब पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पूर्व प्रधानाचार्य भल्ला कॉलेज के द्वारा एक तहरीर दी गई थी कोतवाली नगर में, जिसके तहत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रचलित थी, बयान वगैरह अंकित किए जा रहे थे। इसी क्रम में शिक्षक को भी बुलाया गया अपने बयान अंकित करने हेतु, परंतु वह पुलिस से छुपा हुआ फिर रहा था। क्योंकि शिक्षक के बयान विवेचना में अहम थे, उनके द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा था। उनके घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया, परंतु उसका भी अनुपालन नहीं किया गया। इसी क्रम में मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त जो है वह सहारनपुर में अपनी बहन के घर है। इस हेतु एक टीम का गठन किया गया, टीम को रवाना किया गया तथा उसकी बहन के घर से अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। खबर उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।